Hello everyone, I really hope you're doing great. I know you're shocked or surprised. I am also very happy to be here in front of you all. और जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि सेटअप पूरा चेंज कर दिया है मैंने. And I'm really glad. और जितना आप लोगों को पढ़ने में डबल मज़ा आएगा उतना मुझे पढ़ाने में भी आएगा. तो हम लोग अपना BNSS की लेक्चर सीरीज वहीं से कंटिन्यू करते हैं. हम लोगों ने सेक्शन 190 तक कंप्लीट कर लिया था. अब हम सेक्शन 191 पर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सेक्शन 191 टॉक्स अबाउट कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू accompany पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट. क्या मतलब है पहले इसको हम सेक्शन पूरा पढ़ते हैं उसके बाद देखेंगे. देखो सेक्शन 191 सेज नो कंप्लेनेंट और विटनेसेस on his way to any court shall be required to accompany a police officer. मतलब ना ही कंप्लेनेंट को ना ही विटनेस को, इन दोनों में से किसी को भी साथ में पुलिस ऑफिसर के आने की जरूरत नहीं है. मतलब कोर्ट में ये लोग अकेले आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर आ रहा है तो उसी के साथ में आने की जरूरत है. ठीक है. और शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी अननेसेसरी रिस्ट्रेंट. और कंप्लेनेंट और विटनेस दोनों को ही कोई अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा कि यहाँ नहीं आने दिया जा रहा, वहां नहीं आने दिया जा रहा, इस तरीके की चीजें. और कोई इनकन्वीनियंस भी उन्हें कॉज नहीं करी जाएगी. ये सारे कीवर्ड्स हैं. कोई भी कंप्लेनेंट, विटनेस, ठीक है, ए कंपनी, unnecessary restraint, inconvenience, or required to give any security for his appearance other than his own bond. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है कि वो आएगा ही आएगा, अपेयर ही होगा. इस बात की कोई भी सिक्योरिटी जो पैसा जमा करवाते हैं वो बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. किसको? कंप्लेनेंट को पहली चीज और विटनेस को दूसरी चीज. ठीक है. अदर देन हिज ओन बॉन्ड, उनका कोई खुद का बॉन्ड है वो एक अलग बात है. बॉन्ड तो भरवाया जा सकता है लेकिन कोई सिक्योरिटी वगैरह देने की जरूरत नहीं. प्रोवाइडेड दैट इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस रिफ्यूजेस टू अटेंड और एग्जीक्यूट अ बॉन्ड. रिफ्यूज कर दिया मान लीजिए कंप्लेनेंट और विटनेस ने, आने से मना कर दिया, अटेंड करने से मना कर दिया, या बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने से अगर मना कर दिया एज डायरेक्टेड इन सेक्शन 190. सेक्शन 190 में जैसा बता रखा है. सो द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे फॉरवर्ड हिम इन द कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट. उनके पास पावर है कि अगर आपने थोड़ी सी भी बदतमीजी करी तो मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाया जा सकता है. हु मे डिटेन हिम इन कस्टडी, जो कि उसको कस्टडी में रखेंगे अंटिल ही एग्जीक्यूट्स सच बॉन्ड, जब तक कि वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट ना कर दे, और अंटिल द हियरिंग ऑफ द केस इज कंप्लीटेड. दोनों बातें हो सकती हैं. ये भी हो सकता है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करने तक उसको कस्टडी में रखें, या फिर जब तक आपका ये ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, केस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक जो है उसको कस्टडी में रखें. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 192. ठीक है. डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि केस डायरी के बारे में बात कर रहा है. किसके बारे में? केस डायरी के बारे में बात कर रहा है. यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि ये केस डायरी के बारे में बात कर रहा है, मतलब अपने बेयर एक्ट्स में आप लिख सकते हैं. ठीक. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. एक एक चीज हम ध्यान से समझेंगे सेक्शन 192 की. सो सबसेक्शन 1 सेज एवरी पुलिस ऑफिसर, हर पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इस चैप्टर के अंदर, शैल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन द डायरी. एक डायरी बनाते हैं ये लोग, स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उसका कि क्या मतलब उसका फॉर्मेट किस तरीके का होगा, और उस डायरी में जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन जितनी आगे बढ़ी है, कहाँ तक बढ़ी है, वो सारी चीजें जो है उस डायरी में नोट करी जाती हैं. ये ध्यान रखना है. क्या करना है, डायरी का काम क्या है, अगर आप पूछें, कोई आपसे पूछे कि वो केस डायरी का काम क्या है, तो वो डेली की जो प्रोसीडिंग्स उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन में करी है, जो भी कुछ प्रोसीजर किया है वो उसमें लिखा होता है. सेटिंग फॉर द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रीच्ड. तो अब डायरी में क्या लिखा है, वो टाइम, जिस टाइम पर किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन, कौन से किस चीज की इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंची. द टाइम एट विच ही बिगैन द इन्वेस्टिगेशन, किस वक्त पर उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, वो सारी चीजें लिखनी होगी. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड क्लोज दिस इन्वेस्टिगेशन, कब जो है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद करी, ये लिखना होगा. द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, भाई वो इन्वेस्टिगेट करने गया है कुछ तो कई जगह गया होगा, वो सारी चीजें भी उसको वहां पर लिखनी होंगी. एंड द स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस असर्टेन्ड थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन. और मान लो जो भी कुछ सर्कमस्टांसेस, यहाँ पर बेसिकली ये वो स्टेटमेंट होता है जो कि पुलिस ऑफिसर को अपने ओपिनियन में अगर कोई चीज लग रही होती है तो आप इसे यहाँ पर ओपिनियन में ही लिख सकते हैं अगर चाहे तो. याद करने में आसानी होगी. तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे सबसेक्शन 1 में.
Then subsection 2, the statement of witnesses recorded during the course of investigation under section 80 shall be inserted in case diary. Case diary में एक और चीज क्या होगी जो मैं पता चली, statement of witness. कौन सेक्शन में रिकॉर्ड किए गए हैं, सेक्शन नंबर 180 में most importantly. Then subsection 3, the diary referred to in subsection 1 shall be volume and duly paginated. Duly paginated volume का मतलब तो समझ में आ रहा है, थोड़ी सी भारी होगी, मतलब बड़ी होगी, पेजेस ज्यादा होंगे उसमें. और ड्यूली पैजिनेटेड का क्या मतलब है, 1 2 3 4 ये पेज नंबर इस तरीके से लिखे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है. फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, सबसेक्शन 4, एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी or trial in such court and may use such diaries not as the evidence in the case. देखिए ये सवाल कई बार प्री में पूछा जाता है कि ये जो केस डायरी होती है क्या ये यूज करी जाती है, क्या ये यूज करी जाती है कहाँ, एज एन एविडेंस. तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, सिर्फ कुछ हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए कि पुलिस ऑफिसर ने उस वक्त क्या लिखा था केस डायरी में, ये सारी चीजें देखने के लिए जो है यूज करी जा सकती है केस डायरी. लेकिन अन्यथा और किसी भी चीज के लिए आपकी केस डायरी, मतलब जो केस डायरी होती है वो यूज नहीं करी जा सकती है. तो एज एन नॉट एज एन एविडेंस इन द केस बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी या ट्रायल. लेकिन उस इंक्वायरी या ट्रायल में एड करने के लिए, थोड़ी हेल्प करने के लिए, देखने के लिए कि क्या जो है नोट किया गया पुलिस वालों के द्वारा, वो सारी चीजें वहां पर उसके लिए सिर्फ जरूरी होती है. देन सबसेक्शन 5, नीदर द अक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल्स फॉर सच डायरीज. ना ही अक्यूज्ड ना ही उसके एजेंट्स डायरीज को, मतलब ये नहीं कह सकते कि आप जो है डायरी लेकर के आइए हमें देखना है कोर्ट में, मतलब कोर्ट में ऐसा नहीं बुलवा सकते कि आप डायरी लेकर के आइए हमें देखना है उस डायरी में क्या लिखा है, नहीं कर सकते. अक्यूज्ड या उनके एजेंट्स नहीं कर सकते. नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम मेयरली बिकॉज दे आर रेफर्ड टू बाय द कोर्ट. मान लीजिए कि कोर्ट ने बुलवाया था भाई, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना यहाँ पर कि कोर्ट जो है अपने एड के लिए बुलवा सकती है इंक्वायरी या ट्रायल में, लेकिन अब ये कहो कि अक्यूज और एजेंट भी बुलवा सकते हैं, तो नहीं. अगर मान लीजिए कोर्ट ने बुलवाया भी है उस डायरी को, मतलब अगर अपने सामने उन्होंने पेश करने कहा भी है उस डायरी को, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अक्यूज या एजेंट भी उसको देख सकते हैं. ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है नॉर दे शैल बी एंटाइटल्ड टू सी देम मेयरली बिकॉज दे आर बीन रेफर्ड बाय द कोर्ट. सिर्फ कोर्ट उसको रेफर कर रही है, ये रीजन नहीं है कि आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, बट इफ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, सेक्शन नंबर 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. मैं यहाँ पर बीएसए की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सेक्शन नंबर 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बात करता है. और अगर हम बीएसए की बात करें तो आई गेस सेक्शन नंबर 157 या 156 होना चाहिए, आप लोग देख लेना. 2 सेक्शंस एक्चुअली से अगर आप कम करते जाओगे तो आपको बीएसए याद हो जाएगी. ठीक है, तो मैं अभी इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पर क्या है कि अगर पुलिस वाले ने उस डायरी को यूज किया अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, अब भाई मान लो कुछ केसेस 5 साल 10 साल चल रहे हैं, पुलिस वाले को नहीं याद है कि उस डायरी में उसने क्या मेंशन किया था, तो किस तरीके से याद करेगा वो. हर एक चीज तो नहीं याद रह सकती, हर केस की हर एक चीज नहीं याद रहेगी. हाँ भाई, जो फ्रेशली जो केस हुए हैं उसका हम कह सकते हैं कि मे बी याद रहे, लेकिन हर एक चीज उसको नहीं याद रह सकती. तो इसके लिए एक सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, आप फॉर दैट मैटर बीएसए में, रिफ्रेशिंग मेमोरी करके, जिसमें आप देखोगे कि अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो मंगवा सकता है चीजें, जो भी कुछ उसने नोट वगैरह करी मेमोरी वगैरह रिफ्रेश करने के लिए. सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, विटनेस वगैरह भी मंगवा सकते हैं, जो भी कुछ उन्होंने लिखा है, कहीं कुछ कहा है तो. ठीक है, सिर्फ मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए. तो यहाँ पर क्या लिखा, बट इफ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, ठीक, और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, या फिर कोर्ट ने इस वजह से यूज किया है कि वो पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्रडिक्ट कर सके, सो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 और सेक्शन 164 एज द केस मे बी ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शैल अप्लाई. तो ये अप्लाई कर जाएंगे. मैंने यहाँ पर आई गेस सेक्शन गलत बता दिया बीएसए का, तो प्लीज उस पर ध्यान ना दे करके आप, मुझे इंडियन एविडेंस एक्ट का याद था तो मैंने बता दिया. अभी तक मुझे मतलब ऐसा था कि 2 सेक्शंस कम करके आपको बीएसए याद हो जाएगी, बट यहाँ पर कुछ गलती है, एक्सट्रीमली सॉरी. शायद 164 होगा फिर, या तो रिफ्रेशिंग मेमोरी का, या 148 होगा. ठीक है, आई थिंक 148 होना चाहिए. कोई बात नहीं, आप लोग अपना चेक कर लेना. मुझे नहीं याद है तो मुझे इसके लिए ट्रोल मत करना कि आपको नहीं याद है, हर एक चीज नहीं याद रह सकती है. ओके, देन सेक्शन नंबर 193, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब पुलिस ऑफिसर कुछ रिपोर्ट
देंगे। कैसे? एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। कुछ भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले कर रहे हैं बिना किसी अननेसेसरी डिले के वो कंप्लीट होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 of BNS or under sections 468 of POCSO Act shall be completed within 2 months। 2 महीने के अंदर अंदर। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ। एक बात मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहती हूँ कि हम 2 महीने तो पढ़ लेते हैं, उसके आगे की बात नहीं पढ़ते या छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। कभी कभी ना गूगली हो जाती है इसी पे प्री में कि वो आगे की बात लिख करके आपको सेम ऑप्शन दे देंगे। मान लीजिए 2 महीने ए ऑप्शन में भी लिखा है, 2 महीने बी ऑप्शन में भी लिखा है, लेकिन आगे की बात अलग लिखी है, तो टाइम चेंज हो गया ना। तो इस वजह से आगे क्या लिखा हुआ है, 2 महीने कब से काउंट कर रहे हो, ये भी पढ़ के जाओ, अपने उसके लिए पढ़ के जाओ। इंटरव्यू में मान लो पूछ लिया तो फिर क्या बताओगे, सिर्फ 2 महीने बोल करके आप वहां पे रुक नहीं सकते ना। तो इसीलिए अगर ये बेसिकली यहाँ सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, BNS में, और आपका ये पॉक्सो में भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, तो दोनों में से दो जो भी अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच द इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड। जिस दिन पुलिस वाले को पता चला है कि इस तरीके का कोई ऑफेंस हुआ है, जिस दिन से उसने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है, उस दिन से लेकर के 2 महीने के अंदर अंदर पुलिस वाला जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा। ठीक, एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करी गई है तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू अ मजिस्ट्रेट। वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करके भी फॉरवर्ड कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को। एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, किस मजिस्ट्रेट को करेंगे? ऑब्वियसली जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। पुलिस रिपोर्ट पे 2 तरीके से होता है ना, पुलिस रिपोर्ट हो सकता है, कंप्लेंट भी हो सकता है, तो पुलिस रिपोर्ट पे रिपोर्ट इन द फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में, जैसा स्टेट गवर्नमेंट कहेगी उस हिसाब से जो है रिपोर्ट तैयार करी जाएगी उस फॉर्मेट में बेसिकली, और फिर उसके बाद वो उनको फॉरवर्ड करेंगे। उसमें होगा क्या, ये चीजें याद रखने वाली हैं। नेम्स ऑफ द पार्टीज, ऑब्वियसली द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन का नेचर क्या था वो, द नेम्स ऑफ द पर्संस हु अपेयर टू बी एक्विंटेंट विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक्विंटेंट का मतलब होता है जो परिचित हैं, जानते हैं, बूझते हैं उस पर्टिकुलर केस से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ पता है। तो whether any offense appears to have been committed and if so by whom। अगर पुलिस वाले को लग रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो फिर किसके द्वारा किया गया है वो भी, उसका नाम भी वो मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पे शक है, कोई सस्पेशन वगैरह है, तो whether the accused has been arrested, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, क्या उसको अरेस्ट किया गया है, ये भी बात, ये भी उसमें लिखना होगा। whether the accused has been released on his bond or bail bond, क्या उसको बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे रिलीज किया गया है, ये भी बताना होगा। whether the accused has been forwarded in custody under section 190, क्या उसको कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया सेक्शन 190 के अंदर, ठीक है। फिर और क्या है, then whether the report of medical examination of the woman has been attached where the investigation relates to an offence under section 64, 65, 66, 67, 68, 70 और 71 of भारतीय न्याय संहिता। क्या ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट थी महिला की, क्या इसको अटैच किया गया है, ये सारी चीजें उसमें लिखनी होंगी। द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कस्टडी का सीक्वेंस भी जो है उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद द पुलिस ऑफिसर शैल within a period of 90 days inform the progress of investigation by any means including through electronic communication। किसी भी मीन से वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये सब पहले नहीं था सीआरपीसी में, ये नया टाइम लिमिट ऐड करी गई है कि 90 डेज के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर इन्फॉर्म करेंगे प्रोग्रेस किसको, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द इन्फॉर्मेंट, जिसने बताया है। या तो इन्फॉर्मेंट को कर दो या विक्टिम को कर दो, इन दोनों में से किसी को भी किया जा सकता है, विच इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि उनका केस आगे कहां तक पहुंचा। देन क्लॉज 3, the officer shall also communicate in such manner as the state government may by rules provide the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of the offence was first given। अच्छा, ऑफिसर कम्युनिकेट करेंगे उस मैनर में जैसा स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। ऑफिसर कम्युनिकेट करेंगे उस मैनर में जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। क्या कम्युनिकेट करना है? जो भी उन्होंने एक्शन लिया है उस इंसान को, अगर कोई है, बाय whom the information relating to the commission of offence was first given। पहली बार जिसने इन्फॉर्म किया था ना कि साहब ऐसा कुछ ऑफेंस कमिट हुआ है, उस इंसान को बताने की बात बोली, पहली बार जिसने किया था, ठीक है, उसको भी जो है बताना पड़ेगा।
Then subsection 4, where a superior officer of police has been appointed under section 177, अगर कोई superior officer को appoint किया गया है, the report shall in any case in which the state government by general or special order so direct be submitted through that officer. तो उस ऑफिसर के द्वारा जो है वो रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर है तो. एंड ही में पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट, मतलब अभी मजिस्ट्रेट के पास से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, अभी उनका जो है ऑर्डर मजिस्ट्रेट का पेंडिंग है, डायरेक्ट कर सकते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि भाई आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए जब तक कि मजिस्ट्रेट के पास से कोई ऑर्डर नहीं है, तब तक अपना काम करते रहो, बेसिकली कहने का ये मतलब है. Then subsection 5, whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond or bail bond, अगर ये लग रहा है कि उस रिपोर्ट से, ठीक है, रिपोर्ट से जो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे और उससे ऐसा लग रहा है कि अक्यूज को रिलीज किया गया है बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे, द मजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और बेल बॉन्ड और अदरवाइज एज ही थिंक्स फिट. तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं उस बॉन्ड को या बेल बॉन्ड को, या जो भी उनको ठीक लगे वो ऐसा कर सकते हैं. देन सबसेक्शन 6, व्हेन सच रिपोर्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ केस टू व्हिच सेक्शन 190 अप्लाइज, यहाँ पर अगर सेक्शन मान लीजिए 190 अगर अप्लाई हो रहा है, सो द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट. क्या फॉरवर्ड करेंगे, तब पुलिस ऑफिसर के पास एक और काम आ गया करने के लिए, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे, रिपोर्ट तो फॉरवर्ड करेंगे, उसके साथ साथ ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स देयर ऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई अदर देन दोज ऑलरेडी सेंट टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. पहली चीज क्या है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसपे हमारा प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है, केस टिका हुआ है प्रोसिक्यूशन का उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो ठीक. हाँ, अगर ऑलरेडी सेंड कर दिएगा तो ऑब्वियसली एक बार सेंड कर दिया दोबारा सेंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ पेपर है कोई डॉक्यूमेंट है तो उनको सेंड करना पड़ेगा. देन बी क्लोज के द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180 ऑफ ऑल पर्संस whom the prosecution proposes to examine as its witness. प्रोसिक्यूशन जिसको चाहता है कि इस बंदे को हमें विटनेस बनाना है और उसका अगर स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किया गया सेक्शन 180 के अंदर तो वो भी सब जो है स्टेटमेंट वगैरह भेजा जाएगा. ठीक, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी. सिंपल है, प्रोसीजर है, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, ये प्रोसीजर है क्योंकि लिखने को आता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा. सबसेक्शन 7, if the police officer is of opinion that any part of any such statement is not relevant, this is a very good thing. मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये सबसेक्शन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है मुझे. पुलिस ऑफिसर यहाँ पर ये कह रहे हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर का ऐसा ओपिनियन है, ऐसा मानना है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो स्टेटमेंट है ये रेलेवेंट नहीं है, इज नॉट रेलेवेंट. कोई ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है, उस स्टेटमेंट का मान लीजिए इतनी बड़ी अगर स्टेटमेंट है, अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसमें से इतना भाग अगर रेलेवेंट नहीं है, मान लीजिए इतना भाग अगर रेलेवेंट नहीं है तो क्या, is not relevant to the subject matter of the proceeding, जो subject matter of proceeding का उससे relevant नहीं है, और that its disclosure to the accused is not essential in the interest of justice. और या फिर अगर ये पर्टिकुलर बात, ये बात अगर accused को पता चलेगी, ये मतलब essential नहीं है, बताने के लिए जरूरी नहीं है accused को बताने के लिए, because this is not good for the interest of justice, न्याय के लिए सही नहीं होगा. एंड इज इनएक्सपीडियंट यानी कि अननेसेसरी. इनएक्सपीडियंट का मतलब होता है जिन्हें नहीं पता है, जैसे मैंने कई बार बताया है अपने लेक्चर्स में, इनएक्सपीडियंट का मतलब होता है अननेसेसरी. ठीक है, अगर अननेसेसरी लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में तो ही शैल इंडिकेट दैट पार्ट, इस पार्ट को वो इंडिकेट कर देंगे ऑफ द स्टेटमेंट एंड अपेंड नोट. एक नोट होता है ना, नोट चिपका देंगे उसके साथ, रिक्वेस्टिंग द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को ऑर्डर नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू एक्सक्लूड दैट पार्ट, की साहब जज साहब इस पर्टिकुलर पार्ट को जो है हटा दिया जाए फ्रॉम द कॉपीज टू बी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड. इस पर्टिकुलर पार्ट को कहां से हटाना है, उस पार्ट से वहां से हटाना है, उन कॉपीज से हटाना है, भाई तो ओरिजिनल है, उन कॉपीज हटाना है जो हमें अक्यूज्ड के पास भेजनी है. ठीक है, एंड स्टेटिंग हिज रीजंस, ऑब्वियसली भाई रीजंस तो बताने पड़ेंगे कि आप ऐसा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है ऐसा करना, इसलिए. ठीक, देन सबसेक्शन 8, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7. सबसेक्शन 7 में जो कुछ भी लिखा है उसको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस shall also submit such number of copies of the police report along with other documents duly indexed. क्या सबमिट करेंगे, such number of copies, उतनी number of copies, पुलिस रिपोर्ट की कॉपीज सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ड्यूली इंडेक्स्ड, मतलब इंडेक्स वगैरह उसमें होगा, टू द मजिस्ट्रेट फॉर सप्लाई टू द अक्यूज्ड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 230. जो भी अक्यूज्ड के द्वारा जो भी कुछ जरूरी है
कॉपीज वगैरह जो है उनको भेज जाएंगी, ये बात ध्यान रखनी है। देन provided that supply of report and other documents by electronic communication shall be considered as duly served. अगर सप्लाई कर दिया गया तो उसको ड्यूली सर्व माना जाएगा, ठीक। रिपोर्ट का, अदर डॉक्यूमेंट्स का, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी हुआ है तो भी उसको ड्यूली सर्व माना जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब केवल उसमें दे रहे हैं तभी हम मान रहे हैं, नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी हुआ है तो भी। Then subsection 9, nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under subsection 3 has been forwarded to the magistrate and whereupon such investigation। कह रहे हैं सेक्शन में कुछ भी लिखा है, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा है उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रिक्लूड नहीं कर रहा, मतलब निकाल के बाहर नहीं कर रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहे तो हो सकती है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ओबटेन्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक। ओरल और डॉक्यूमेंट्री ही शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट फॉर द रिपोर्ट। बेसिकली इनके कहने का इस सबसेक्शन में मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक बार रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी तो दोबारा आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते और आगे की रिपोर्ट नहीं भेज सकते अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नया पाया गया। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। भाई यहाँ पर लिखा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, ठीक, कर सकते फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जो भी कुछ फर्दर रिपोर्ट वगैरह है वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ही शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट अ फर्दर रिपोर्ट, जो भी उन्होंने निकाली है, और रिपोर्ट्स अगर ज्यादा है तो भाई रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। स्टेट गवर्नमेंट भैया फॉर्मेट वगैरह बताती है। एंड प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 to 8, फिर से जो है पूरा सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 8 तक सारे प्रोविजंस हैं जैसे पहली रिपोर्ट्स में अप्लाई हुए थे। मान लीजिए R1 भेजी गई थी मैजिस्ट्रेट को, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो गई, मान लीजिए पुलिस वाले ने कहा कुछ तो दाल में काला है, अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, इन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, अब R2 भेजी इन्होंने मैजिस्ट्रेट को, फिर फॉरवर्ड करी R2। तो अब ये जो है इसका फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। इन द प्रोविजंस, अब इन सारे R1 R2 में भी उसी तरीके जैसे R1 में सबसेक्शन R1 में जैसे सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 8 तक सारे प्रोविजंस लगे थे, वही सेम प्रोविजन सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 8 तक R2 में भी लगेंगे। इनके कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, ठीक। अच्छा, फर्दर रिपोर्ट, हाँ मैंने यहां तक बता दिया। एज फार एज में भी अप्लाई इन रिलेशन टू द रिपोर्टर, हाँ बस इतना ही जो है वो काफी है आपके लिए। अब क्या है सबसेक्शन में प्रोवाइजो बच रहा है हमारा। प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल मे बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ट्राइंग द केस। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आपने कहा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, बिल्कुल करनी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रायल के दौरान फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये कोर्ट की परमिशन से ही होगी जो कि उस पर्टिकुलर केस को ट्राई कर रहे हैं। एंड द सेम शैल बी कंप्लीटेड, देयर इज अ टाइम लिमिट। आपके पास अतः टाइम नहीं है कि आप करते ही जा रहे, टाइम लिमिट है 90 डेज का। 90 डेज आपको जो है मिलेंगे, विच में बी एक्सटेंडेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ऑब्वियसली वो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 90 दिन का जो है टाइम यहाँ पर जनरल रूल दे रखा है, ठीक। तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया सेक्शन नंबर 193 तक। बड़े सेक्शन से थोड़ा सा टाइम लगा। अब आपका सेक्शन नंबर 194 से 196 बच रहा है सिर्फ इस चैप्टर में। 194 से 196 बच रहा है, जो कि हमें बताता है इंक्वेस्ट के बारे में। कि इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, जिसे आप हिंदी में अगर कहें तो मृत्यु समीक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? मृत्यु समीक्षा भी कह सकते हैं। अच्छे से ये भी सारी समझ में आएगा। पुलिस ऑफिसर के पावर्स वगैरह बता रखे हैं इसमें कि मान लीजिए किसी ने सुसाइड वगैरह कर लिया है, कुछ ऐसा है जो कि नेचुरल डेथ वगैरह नहीं लग रही अगर किसी इंसान की, या किसी जानवर ने किसी को मार दिया है, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है इसमें बता रखी हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंटिन्यू करेंगे। आई रियली होप कि आप लोगों को सारे सेक्शंस जो आज हम लोगों ने पढ़े हैं, एक एक चीज़ पढ़ी, एक एक सब सेक्शन पढ़ा है, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑल्सो। चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।